Hello and welcome my dear students for this lecture number 6 of class 9 Science and Technology. Okay, from the last 5 lecture we have been discussing the very first chapter of the subject, that is laws of motion. Okay, now as we have discussed almost all the concepts, we have seen velocity, acceleration, motion graphs, kinematical equations, and we have also solved the numericals based on the kinematical equations. Okay, kinematical equations are nothing but the three equations of motion. Now in this particular lecture, we are going to study what is uniform circular motion, and we will also see the three laws of motion. Okay, these three laws are very important laws, okay, which was given by the Sir Isaac Newton. Now, first of all, we will see what is meant by circular motion. Okay, we have studied about motion in the very first lecture. Motion is nothing but the change of the position of a particle or object with respect to its surrounding. Okay, so if any particle or object is changing its position, okay, from the initial to any final position, then that change in position is nothing but motion. Now, what is circular motion? It is a motion of an object or particle performed along a circumference of a circle. Okay, so if any particle, suppose particle A in this case, is performing a motion which is along the circumference of a circle. Okay, so the track or the path which is followed by a particle is going to be a circular path. Okay, and such type of motion is going to be called as circular motion. ऐसा मोशन जिसमें जो ट्रैक है जिसके ऊपर पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है वो सर्कुलर है, ओके, सर्कुलर इन शेप है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे. ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, okay, and the orbit of that electron is nothing but a circular orbit, and that motion of an electron is nothing but a circular motion. Okay, now if a circular motion have uniform speed, that means the speed of the motion is same. अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, तो ऐसे सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे. लेकिन हमें ये याद रखना है कि सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल परफॉर्म करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? हर बार चेंज होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सपोज आप एक स्क्वायर टाइप ऑफ ट्रैक में मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो यू स्टार्ट योर मोशन फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, देन यू रीच एट पॉइंट बी. ऑब्वियसली टू गो टूवर्ड्स पॉइंट सी यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन. आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है, पॉइंट बी पे आने के बाद पॉइंट सी पे जाने के लिए आपको अपना डायरेक्शन क्या करना होगा? चेंज करना होगा. अगेन पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आने के लिए आपको वापस अपने डायरेक्शन को क्या करना है? चेंज करना है. और पॉइंट डी से वापस पॉइंट ए पे आने के लिए आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना है. अगर ऐसे ही मैं हेक्सागन बनाता हूँ, ओके, सो वापस आपको यहाँ पे अपने मोशन परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन को क्या करना होगा? बार बार चेंज करना होगा, क्योंकि जो ट्रैक है वो उस टाइप का है. ओके, द कॉर्नर्स. और सर्कल क्या होता है? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल फिगर विथ इनफाइनाइट कॉर्नर्स. बहुत सारे कॉर्नर्स से तैयार होता है, तब जाके तो सर्कल तैयार हुआ ही है. तो ये जो सर्कल है हमारा, इसमें अगर आप मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हर बार आपको अपना डायरेक्शन क्या करना है? चेंज करना है. ओके, डायरेक्शन क्या होगा आपका? चेंज होते जाएगा. एट एवरी पॉइंट योर डायरेक्शन इज गोइंग टू चेंज. नाउ वी नो दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. लेकिन पार्टिकल अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी हमें देखना होता है.
अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। एज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, ऑब्वियसली दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज। वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है मोशन का। सो ये जो मोशन है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो योर वेलोसिटी इज चेंजिंग, okay, at every time interval definitely. So this motion is going to be called as accelerated motion. Okay, so we have to remember that when an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction. Now hence direction is changing, therefore velocity is changing. As velocity is changing, then that motion is going to be called as accelerated motion. Okay, now we have seen that the direction is changing. So what is the direction? अगर कोई मोशन में पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट एवरी पॉइंट, सो वो डायरेक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है। तो इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल लेते, देखो फैन है आपका, अगर फैन के ब्लेड के टिप पर आप कॉइन को रखते हैं, एक कॉइन को रखते हैं फैन के ब्लेड के टिप के ऊपर, सो और आपने फैन को चालू किया, स्विच ऑन किया, तो क्या होगा, वो जो कॉइन है वो एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ फेंका जाएगा, और वो जिस डायरेक्शन की तरफ फेंका जाएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। उस कॉइन के मोशन में जो मोशन परफॉर्म किया है कॉइन ने, सर्कुलर मोशन, जब आपने फैन चालू किया तो सीधा नहीं फेंका जाएगा, वो फैन पहले शुरुआत में धीरे धीरे घूमता है। ओके, सो वो कॉइन भी वहाँ उसके साथ में मोशन परफॉर्म करेगा अलॉन्ग विद द टिप ऑफ दैट ब्लेड। ओके, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी वो कॉइन क्या होगा, एक सर्टन डायरेक्शन में थ्रो हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा। वो जिस डायरेक्शन में फेंका जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके, और अगर हम लोग देखें, सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल है, कंसिडर पार्टिकल भी, इट इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, तो ये पार्टिकल भी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, नाउ वी नो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, दिस इज क्लॉकवाइज, ओके, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, अगर हम लोग 12 से सीधा 6 की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर हम लोग 6 से 12 की तरफ जा रहे हैं, मतलब उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सपोज ये पार्टिकल भी है, वो क्लॉकवाइज मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, नाउ अगर मैं ये पॉइंट बी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, हम लोग सीख चुके हैं मैथ्स के ब्रिज कोर्स में। टेंजेंट क्या है, इट इज़ अ लाइन दैट पासिस फ्रॉम ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सिर्फ एक पॉइंट से ये लाइन पास होता है। तो जिस डायरेक्शन में ये टेंजेंट होगा, ओके, जो टेंजेंट की लाइन होगी उसी डायरेक्शन में हमें क्या देखने मिलता है, वेलोसिटी देखने मिलता है। सो हमें ये याद रखना है कि इन अ सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी एट टेंजेंशियल डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट की तरफ होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन सर्कुलर मोशन में अगर हम एक रिवॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं, सिंगल रिवॉल्यूशन, मतलब मोशन पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी पे ही स्टॉप हो रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया, दिस इज द वन रिवॉल्यूशन। सो एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ है तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या लेंगे, सरकमफरेंस अपॉन टाइम लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि फॉर अ सिंगल रिवॉल्यूशन द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अ सरकमफरेंस ऑफ दैट सर्कल। सो सरकमफरेंस अपॉन टाइम ले लिए। अब सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है सरकमफरेंस का, 2πr अपॉन, सो 2πr सरकमफरेंस का फॉर्मूला है, और टाइम को हम लोग रिजेंबल करते हैं स्मॉल टी से। सो हमें फॉर अ सर्कुलर मोशन व्हाट वी हैव गॉट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड दैट इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। ओके, so this was all about circular motion. Now one by one we are going to study laws of motion. There are three laws of motion. Okay, so
Before going to laws of motion, as we know that on any object which is present in the entire universe, a certain amount of force is acting on it. Okay, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ है तो उसके ऊपर फिर भी कोई ना कोई सा अमाउंट का फोर्स एक्ट हो रहा है. ओके, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो सर्टन ऑब्जेक्ट का खुद का वेट है, वो फोर्स के ऊपर एक्ट हो रहे होंगे. अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो भी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो हमें मालूम है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन परफॉर्म करता है. लेकिन सर्टन जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो जो ऐसे रखे हुए वहीं के रखे हुए होते हैं, वो मोशन में ही नहीं दिखते हमें. क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे फोर्सेस क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं. और क्या हो जाते हैं, नेट फोर्स जो होता है उसका वो ज़ीरो होता है. अब बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे. Okay, you must have played tug of war. Okay, tug of war is nothing but rassi khech. Okay, we have played this game. Okay, we played this game in our rainy trips. So this is tug of war. So long as the forces applied from both the sides are equal, that is balance. Okay, देखो दोनों साइड से अगर फोर्सेस इक्वल लगाया गया है तो ये जो सेंटर में रोप दिख रहा है आपको, रोप वो क्या होने वाला है, बैलेंस रहने वाला है. ये इधर उधर जाएगा नहीं ज़्यादा. अगर दोनों साइड से फोर्सेस क्या है, इक्वल है. अगर दोनों एंड्स में फोर्सेस इक्वल है इसका मतलब क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है. क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है. ओके, सो ये रोप जो है वो स्टैटिक रहेगा. लेकिन जैसे ही अगर सपोज ये साइड में फोर्स इंक्रीज हो गया तो ये रोप क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द साइड वेयर फोर्स इज ग्रेटर. जिस साइड में फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में ये रोप क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. एंड दैट टीम इज गोइंग टू बी विन, वो जीत जाएगी. लेकिन यहाँ पे समझना क्या है हमें, कि जब एक साइड में फोर्स ज़्यादा हो गया है और दूसरे साइड में फोर्स कम हो गया है, दैट मीन्स दैट फोर्स हैज़ बिकम अनइक्वल. अगर दोनों साइड में फोर्स सेम है तो इक्वल, अगर दोनों साइड में फोर्सेस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो अनइक्वल. और जब फोर्सेस अनइक्वल होते हैं एट बोथ द एंड्स, देन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स. इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे. इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हमारा बैलेंस. ओके, हम लोग किराने माल के दुकान में जाते हैं, राशन के दुकान में, और देखते हैं कि बैलेंस के एक साइड में यहाँ पे वेट्स रखे जाते हैं. ओके, और दूसरे साइड में हमें हमारा जो फूड प्रोडक्ट हम लोग खरीदने गए हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस और वीट, ओके, दैट इज केप्ट. एंड व्हाट दैट शॉपकीपर डज, ही जस्ट ट्राई टू मेक दिस टू बैलेंसेस ऑन इक्वल पोजिशन. दोनों को भी एक ही पोजिशन पे लाने की उसकी कोशिश होती है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना वेट है उतना ही वेट दूसरे साइड में भी होना चाहिए. अगर दोनों बैलेंसेस में, मतलब दोनों साइड्स में, ओके, ये दोनों वेसल्स में अगर सेम अमाउंट ऑफ वेट डाला गया तो हम क्या बोलेंगे, इसको बैलेंस्ड बोलेंगे. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, नाउ आई विल सी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए, हमें याद करना है. ये क्या है, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, ओके, वो बॉक्स रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा, वैसे के वैसे ही रहेगा उस टेबल के ऊपर, जब तक कि कोई दूसरा इंसान आके, कोई दूसरा फैक्टर, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई ना करे. जब तक मैं इस बॉक्स के ऊपर यहाँ से फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा वो बॉक्स मूव नहीं होने वाला है यहाँ से, इस टेबल से. ओके, सो इससे हमें क्या समझ में आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन परफॉर्म करने के लिए, मोशन को स्टार्ट करने के लिए, खुद को मोशन स्टार्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है. ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके, एनी ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ मोशन, तो उस ऑब्जेक्ट को अपने उस मोशन की स्पीड बढ़ाने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत है, और अपने मोशन को, मोशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी किसकी ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है. ओके, सो ये हमें ध्यान में रखना है
कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म नहीं करेगा और अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा अगर वो मोशन परफॉर्म कर रहा है तो। ओके, ये हमें याद रखना है। नाउ ये जो रेस्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एबिलिटी है रेस्ट पोजीशन पर रहने की, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, देयरफॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। Okay, first law of motion is also called as law of inertia. Suppose in examination a question has been asked that you have to define or write the law of inertia. So don't get confused at that question. Why? Law of inertia is nothing but law of motion, so you have to write the same statement. Okay, so this was all about the first law of motion. Now I will head towards the second law, that is second law of motion. Okay, now before going to the law of motion we must understand what is meant by momentum, as this law depends on this particular physical phenomena called as momentum. Okay, now suppose that you are walking through a corridor of a school, okay, and suddenly someone from behind just collapses you. आप चल रहे हो सब कहीं पे भी समझो और कोई पीछे से भाग के आ रहा है और उसका ध्यान नहीं और वो आपसे टकरा गया, तो क्या होगा? बताओ क्या होने वाला है इस ऐसे टाइम पे कि आप जो है वो आगे की तरफ गिर जाओगे। ओके, या फिर आप आगे की तरफ आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और आप आगे थोड़े फिसल जाओगे। यहाँ पे आप अपने मर्जी के बिना, आपकी तो इच्छा नहीं थी अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा करके आगे और फास्ट आगे निकलने की, लेकिन आप चले गए आगे। इसका मतलब क्या है कि जो पीछे वाला आदमी था जो आपसे टकराया, उसका जो फोर्स था वो आपके बॉडी को क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, और वो फोर्स ने क्या किया, आपके मोशन को बूस्ट किया और आप आगे की तरफ चले गए। ओके, सो ये जो एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? मोमेंटम है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? शिफ्ट ऑफ मोमेंटम बोलेंगे या फिर मोमेंटम बोलेंगे। देखो, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ द मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। ओके, सपोज आप खड़े हो, आपका वजन है 45 किलो और मैं दूसरे किसी स्टूडेंट को बुलाता हूँ जिसका वजन है 50 किलो, और वो 50 किलो वजन वाला जो स्टूडेंट है वो आपको आके धक्का देता है। ऑब्वियसली आप सर्टेन डिस्टेंस कवर करोगे पीछे की तरफ, फिर मैं आपको वापस वही पोजीशन पे खड़ा करता हूँ और अभी मैं 70 किलो वाले स्टूडेंट को बुलाता हूँ जिसका वजन 70 किलो है और वो आपको भी धक्का देता है, तो क्या होगा? आप जो डिस्टेंस कवर करने वाले हो पीछे की तरफ वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। पहले वाले केस से क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्राइक करने के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है, धक्का देता है, तो उसमें उस ऑब्जेक्ट का जो मास है और जो वेलोसिटी है वो दोनों शिफ्ट होने वाला है, और वो हमें दोनों भी कंसिडर करना है, मास भी और वेलोसिटी भी। दिस मीन्स दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बोथ मास एंड वेलोसिटी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो फोर्स है, ये जो फिजिकल पैरामीटर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी फोर्स, ये जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और इसी प्रॉपर्टी को सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, क्या नाम दिया उसने? मोमेंटम दिया है। क्या नाम दिया है उसको? मोमेंटम। अब मोमेंटम का एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। यू कैन सी विराट कोहली इज ड्राइविंग द बॉल। अब ये बॉल एक सर्टन फोर्स से आ रहा है बैट की तरफ। अब जितने फोर्स से, जितना स्पीड से, ओके, जितने ताकत से और स्पीड से विराट कोहली उसको बैट लगाएगा उतनी तेज वो बॉल जाने वाली है। अगर सपोज कोहली उस बॉल को सिर्फ सामने लाके खड़ा करता है, ओके, ही डज नॉट यूजेज हिज वेलोसिटी और फोर्स, ओके, और सिर्फ डिफेंड करता है, तो बॉल क्या होने वाला है? ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने ज़्यादा स्पीड से, एकदम वेलोसिटी के साथ में, फोर्स के साथ में अगर बॉल को मारा है, ओके, सो क्या होने वाला है? बॉल स्पीड के साथ आगे निकल जाएगी। सो ये किसका एग्जाम्पल है? मोमेंटम का एग्जाम्पल है। और इससे हमें क्या समझ में आता है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके,
और मास का अगर एग्जांपल देना है तो आप स्ट्रेंथ पकड़ लो, बैट्समैन की स्ट्रेंथ पकड़ो, एक तरफ विराट कोहली को आप पकड़ लो, दूसरी तरफ चहल को पकड़ लो। अगर चहल सेम शॉट मारने जाएगा तो उतनी शायद स्पीड से बॉल न जाए। क्यों? मास का फर्क आता है, स्ट्रेंथ का फर्क आता है, स्टेमिना का फर्क आता है। ओके, जो वो फोर्स अप्लाई करने वाला है उस फोर्स में आपको चेंजेस दिखने मिलेंगे। ओके, हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला भी देखा है। फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये 8th स्टैंडर्ड में हो चुका है। सो मास है तो फोर्स वजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा वजन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। ओके, सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज मोमेंटम। ये जो है इसे मोमेंटम कहा जाता है। अब मोमेंटम का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट of mass and velocity. So mass is nothing but m, velocity is nothing but small v, okay, and momentum is represented as capital P. So we get the formula P is equals to mv, okay, m into v, product मतलब क्या, multiplication, okay, you have to remember this, product is nothing but multiplication. So mass into velocity, this is the formula of momentum. Now the SI unit of momentum is kilogram meter per second and the CGS unit is gram centimeter per second. Okay, now we know what is momentum, so we can head towards the second law of motion. Okay, what is the statement? The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force. इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम चेंज होने वाला है किसी भी ऑब्जेक्ट का टकराने के बाद, दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जो उसका मोमेंटम चेंज होगा वो डायरेक्टली उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है जो अप्लाई किया गया है दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से। मतलब अगर हम लोग ये एग्जांपल समझेंगे तो ये जो बॉल है, ये बॉल जो अभी डिस्टेंस कवर करने वाला है, इसका जो मोमेंटम में चेंज आने वाला है बॉल के, वो उस बैट के ऊपर डिपेंड करता है जिससे उसे फोर्स लगाया गया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। ओके, मतलब इससे हमें समझना है इक्वेशन की मदद से। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो जाएगा। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में बदलाव मतलब क्या, हम मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इनटू वेलोसिटी है। ओके, सो अगर हम लोग कैपिटल वी को फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं और स्मॉल वी को इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया एम वी माइनस एम यू। टाइम के लिए हम लोग ऑब्वियसली स्मॉल टी लेंगे, इज इक्वल्स टू, ओके, फर्स्ट टर्म में m है, सेकेंड टर्म में m है, सो वी हैव टेकन इट आउट। ओके, m इज कॉमन, सो इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी, सो m into v minus u upon t. Now v minus u upon t, what is it? Final velocity minus initial velocity upon time, that is change in velocity upon time. What is change in velocity upon time? It is nothing but acceleration. So we can write in the place of v minus u by t, we can write there a, that is acceleration. So we get the formula, rate of change of momentum is directly proportional to mass into acceleration. Now we know that the formula for force is ma, force का formula क्या है, mass into acceleration है। so हम लोग यहाँ पे f लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि rate of change of momentum ma is directly proportional to force। ये क्या है, force से directly proportional है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स इंक्रीज होगा, if force is increasing then momentum is also will increase, change in momentum is also going to increase। okay, अगर force increase कर रहे हैं तो जो change in momentum है, rate of change of momentum जो है वो भी क्या होने वाला है, increase होने वाला है। okay, so we have to remember this, अगर force decrease होगा तो momentum भी क्या होगा, decrease होगा। so this is about the second law of motion। नाउ वी नो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है।
SI यूनिट क्या है फोर्स का? न्यूटन, ओके, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा हुआ है SI यूनिट। और CGS यूनिट क्या है इसका? डाइन है। क्या है CGS यूनिट? डाइन, ओके। So this was about second law of motion. Now we are going to see the third law of motion. Again, it is very simple. Third law of motion, it is every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. किसी भी फोर्स को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ से एक नेगेटिव फोर्स भी अप्लाई होगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा। क्या होगा वो? रिएक्शन फोर्स होगा। इसका हम लोग सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, ओके। अब जब बॉल थ्रो करते हो दीवार के ऊपर तो आपने क्या किया है? जब बॉल को थ्रो किया तो आपने एक फोर्स लगाया। वो फोर्स लगाने के बाद बॉल ने दीवार के ऊपर एक फोर्स लगाया और उसका एक रिएक्शन फोर्स देखने मिलता है, जिससे बॉल क्या होता है? वापस पीछे की तरफ प्रोपेल हो जाता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लो। अगर बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो बॉक्स का एक वेट है, सपोज 50 किलोग्राम का बॉक्स है। सो ये 50 किलोग्राम का जो बॉक्स है, इसको एक अपोजिट फोर्स जाएगा जो कितना होगा? -50 होगा। वो कितना होगा? -50 किलोग्राम होगा। मतलब क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा फोर्स भी अप्लाई होगा जो नेगेटिव होगा, उसके अपोजिट होगा, ओके। सो इफ देयर इज एन एक्शन फोर्स, देन दिस एक्शन फोर्स गोइंग टू बी रिटार्डेड बाय एन अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ओके। सो ये जो एक्शन फोर्स है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? रिएक्शन फोर्स करता है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज देयर, इट हैव अ रिएक्शन force over it, okay. So this is about the third law of motion that you have to remember. Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously at the same time. So in this lecture we have seen these three laws, okay. Now in the next lecture we are going to study the last topic of this chapter, that is law of conservation of momentum, okay. So again we are going to discuss about momentum only. Now homework for this lecture is you have to define momentum and note down its units, and you have to write and learn all the three laws of motion, okay. This is important. We have seen students struggling to answer this question, this very basic question, state three laws of motion or explain three laws of motion. Most of the students only remember the third law, okay, which is easy to remember, but I have seen that students do not remember first law and second law, and that has to be remembered by the student. You have to learn the three laws properly, okay. And learning is not the key, you have to also understand these three laws, okay. So this is your homework for today's lecture. Now in the next lecture we will study laws of conservation of momentum, okay.